कहानी की शुरुआत फर्स्ट ऑफिसर बेन से होती है। तभी उसकी पत्नी का फोन आता है और वह उसे घर वापस आने के लिए कहती है। वह बेन से कहती है कि अब हर बात से भागना बंद कर दो। उसी वक्त एयरपोर्ट पर डैन नाम का एक यात्री होता है। उसका चार्जिंग केबल खराब होता है और उससे धुआं निकल रहा होता है। फिर भी वह अपना पावर बैंक लाल बैग में रख देता है। नियमों के अनुसार ऐसी चीजें चेक इन बैगेज में नहीं रखी जाती, लेकिन डैन इस बात को नजरअंदाज कर देता है। उधर बेन की मुलाकात कोरा नाम की एक छोटी लड़की से होती है, जिसे उड़ान से बहुत डर लगता है। वह पूछती है, क्या आप कैप्टन हैं? बेन कहता है, नहीं, मैं फर्स्ट ऑफिसर हूं। कोरा हंसकर कहती है, इतने बड़े होकर भी कैप्टन नहीं बने? बेन मुस्कुराकर जवाब देता है, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कोरा अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई फिन के साथ सफर कर रही होती है। उसकी माँ ने सुरक्षा के लिए उसके कपड़ों में जीपीएस ट्रैकर लगाया होता है। इसी बीच डैन का लाल बैग बिना सही जांच के विमान के कार्गो होल्ड में भेज दिया जाता है। यह उड़ान लॉस एंजलिस से शंघाई जा रही होती है। विमान में कुछ ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी सफर कर रहे होते हैं। तभी एक अमेरिकी खिलाड़ी चीनी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी टीम का कप्तान भी उसका साथ देता है, लेकिन कोच बीच में आकर माफी मांगता है और मामला शांत कर देता है। इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम रिचर्ड होता है। उड़ान भरने के बाद पता चलता है कि बेन पहले एयरफोर्स में था। उसने एक सीनियर अफसर का विरोध किया था क्योंकि वह नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इसी वजह से बेन की नौकरी, पेंशन और सारे फायदे छिन गए। अब वह एक छोटी एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा है। उधर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी लिली अपने कप्तान सैम से पूछती है कि वह उसका खत पढ़ने से इतना क्यों डर रहा है। सैम कहता है कि वह डरता नहीं, बस चीन लौटने के बाद उसे पढ़ना चाहता है। फिर वह वॉशरूम जाता है, जहां उसने लिली के खत अपने फोन कवर में छिपा रखे होते हैं। इसी बीच कोरा का पिता लेकिन कोरा उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वह अपनी सौतेली माँ से नफरत करती है और उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कुछ देर बाद उसके पिता वॉशरूम चले जाते हैं और थोड़ी देर में उसकी सौतेली माँ भी उनके पीछे चली जाती है। तभी कार्गो होल्ड में रखा खराब चार्जिंग केबल चिंगारियां छोड़ने लगता है और वहां आग भड़क उठती है। जब फिन को अपने माता पिता नहीं मिलते तो वह कोरा से उनके बारे में पूछता है। मजाक में कोरा कहती है कि वॉशरूम के पास एक स्विमिंग पूल है और वे दोनों वहीं गए हैं। फिन उन्हें ढूंढते हुए गलती से विमान के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे यात्री से होती है जो वीडियो गेम खेल रहा होता है। फिन भी उसके साथ खेलने बैठ जाता है। तभी कॉकपिट में खतरे का अलर्ट बज उठता है। कार्गो कंपार्टमेंट में धुआं और आग का पता चल चुका होता है। बेन तुरंत फायर सप्रेशन सिस्टम चालू करता है, लेकिन वह ठीक से काम नहीं करता। हालात बिगड़ते देख वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट के बारे में पूछता है। पता चलता है कि गुआम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही सबसे करीब है। गुआम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 400 नॉटिकल मील दूर होता है। इसी बीच कोरा अपने पिता को बुलाने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। वहीं 2 क्रू मेंबर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कार्गो होल्ड में आग बुझाने पहुंचते हैं, लेकिन आग तेजी से फैलने लगती है। तभी जलता हुआ एक कार्गो कंटेनर अपनी जगह से खिसक कर कई गैस सिलेंडरों से टकरा जाता है। इस टक्कर से जोरदार धमाके होते हैं और विमान के ढांचे में एक बड़ा छेद हो जाता है। सामान के बैग पूरी केबिन में उड़ने लगते हैं और कई यात्री घायल हो जाते हैं। इस अफरा तफरी में लिली तुरंत कोरा को पकड़कर उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। सभी यात्रियों के सामने ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोरा के पिता और उसकी सौतेली माँ वॉशरूम में बेहोश पड़े होते हैं और उन्हें बाहर हो रही तबाही का कोई अंदाजा नहीं होता। उड़ता हुआ मलबा लगातार लोगों को घायल करता रहता है। इसी बीच कैप्टन रिचर्ड किसी तरह विमान को सुरक्षित ऊंचाई पर ले आता है और सभी यात्रियों को इसकी जानकारी देता है। कैप्टन सभी यात्रियों को बताता है कि अब विमान सुरक्षित ऊंचाई पर है और वे अपने ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। इसी बीच डैन अपनी सीट छोड़कर वॉशरूम की ओर चला जाता है। वहीं सैम भी वॉशरूम से निकलकर जल्दी से लिली के पास लौटने की कोशिश करता है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक देती है और सीट पर बैठे रहने का आदेश देती है, क्योंकि केबिन में घूमना बेहद खतरनाक होता है। उधर वॉशरूम के अंदर डैन सिगरेट पीने लगता है। उसी समय कार्गो होल्ड में लगी आग और भी भड़क जाती है। जलता हुआ कंटेनर फिसलकर विमान के एक इंजन से टकरा जाता है। जोरदार धमाके के साथ इंजन फट जाता है और विमान के किनारे एक और बड़ा छेद हो जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कुछ यात्री लगभग विमान से बाहर खींचने लगते हैं। तभी फ्लाइट कंट्रोल भी काम करना बंद कर देते हैं। उस समय विमान खुले समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। कुछ ही देर में दूसरा इंजन भी आग पकड़ लेता है। अब विमान की बिजली और रेडियो दोनों पूरी तरह बंद हो जाते हैं। हालात हाथ से निकलते देख बेन तुरंत रैम एयर टरबाइन यानी RAT को सक्रिय कर देता है।
खुशनसीबी से इससे विमान के जरूरी सिस्टम दोबारा चालू हो जाते हैं और क्रू को उम्मीद की एक नई किरण मिलती है। इसी बीच कोरा अपने माता पिता की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक लेती है। तभी कैप्टन रिचर्ड समझ जाता है कि अब किसी एयरपोर्ट तक पहुंचना नामुमकिन है। वह फैसला करता है कि विमान को समुद्र में उतारना ही आखिरी रास्ता है। वह तुरंत बेन को ईंधन बाहर निकालने का आदेश देता है। इसके बाद रिचर्ड सभी यात्रियों से टक्कर के लिए तैयार रहने की घोषणा करता है। डर के मारे सभी यात्री अपनी सीटों पर झुक जाते हैं, जबकि विमान तेजी से नीचे उतर रहा होता है। कॉकपिट में रिचर्ड और बेन सुरक्षित लैंडिंग का तरीका ढूंढते रहते हैं। बेन सुझाव देता है कि विमान को समुद्र की लहरों के समानांतर उतारा जाए। दोनों मिलकर विमान की रफ्तार कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर रिचर्ड बेन से अपनी सीट पीछे करने और हार्नेस कसकर बांधने को कहता है। पूरी केबिन यात्रियों की चीखों से गूंज उठती है और अगले ही पल विमान जोरदार टक्कर के साथ समुद्र की सतह से टकरा जाता है। विमान पानी की सतह पर फिसलता हुआ नीचे छिपी चट्टानों से जा टकराता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसका एक पंख पूरी तरह टूट जाता है और विमान पलट जाता है। कुछ ही पलों बाद उसका ढांचा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। चारों तरफ से पानी अंदर भरने लगता है और कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ देर बाद समुद्र में विमान का मलबा और कई शव तैरते दिखाई देते हैं, जबकि बचे हुए लोग मदद के लिए चीखने लगते हैं। कॉकपिट में कैप्टन रिचर्ड बेहोश पड़ा होता है और बाहर का बढ़ता पानी विंडशील्ड पर लगातार दबाव डाल रहा होता है। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट पेनी पूरे समय कोरा को अपने साथ सुरक्षित पकड़े रहती है। टूटे हुए विमान को देखकर कोरा समझ जाती है कि उसके तीनों बड़े हिस्से एक दूसरे से काफी दूर बह चुके हैं। पेनी उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद कॉकपिट की ओर जाती है, जहां बेन रिचर्ड को उसकी सीट से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रिचर्ड को होश आ जाता है। वह बेन से कहता है कि क्रैश एक्स उठाकर सीट को काट दो, तभी उसे बाहर निकाला जा सकता है। इसी बीच विमान के बीच वाले हिस्से में सैम को पता चलता है कि लिली अपनी सीट पर नहीं है। उसके आसपास मौजूद ज्यादातर लोग बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं। घबराया हुआ सैम बार बार लिली का नाम पुकारता है, इस उम्मीद में कि कहीं से उसकी आवाज सुनाई दे जाए। दूसरी ओर विमान का पिछला हिस्सा समुद्र में उल्टा तैर रहा होता है। वहां फिन एक दूसरे यात्री के साथ फंसा होता है, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट जोई उसके पास ही रहती है। इसी दौरान लिली तैरकर विमान के एक टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके पैर से लगातार खून बह रहा होता है। उधर कॉकपिट में बेन और पेनी रिचर्ड को बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। ऊपर से कॉकपिट का शीशा भी किसी भी पल टूटने वाला होता है। बेन समझ जाता है कि रिचर्ड को बचाने का एक ही तरीका है, उसकी फंसी हुई टांग काटना, लेकिन ऐसा करने पर वह ज्यादा खून बहने से मर सकता है। रिचर्ड भी सच्चाई समझ जाता है। वह बेन से कहता है कि कॉकपिट का दरवाजा बंद करके यहां से निकल जाओ, ताकि पानी यहीं रुका रहे और विमान के बाकी हिस्से में न फैल सके। फिर वह बेन की तरफ देखकर कुछ ऐसा कहता है। रिचर्ड बेन से कहता है, अब यह विमान तुम्हारे हवाले है, घर जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। बेन जैसे ही जाने लगता है, रिचर्ड उसे ELT चेक करने की याद दिलाता है। बाहर नजर डालते ही बेन हैरान रह जाता है। विमान के पिछले हिस्से में ज्यादातर यात्रियों की मौत हो चुकी होती है और पूरा हिस्सा समुद्र में उल्टा फंसा होता है। उसी समय फिन की सौतेली माँ वॉशरूम में होश में आती है और कोरा के पिता को भी जगा देती है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, तेज रफ्तार से पानी अंदर घुस आता है। इधर कॉकपिट में अकेला बैठा रिचर्ड अपने परिवार की तस्वीर को आखिरी बार देखता है। कुछ ही पलों बाद कॉकपिट का शीशा टूट जाता है और समुद्र का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले जाता है। दूसरी तरफ विमान के पिछले हिस्से में बेकी नाम की एक बुजुर्ग महिला भी जिंदा बची होती है। उसके होश में आने से बाकी लोगों को उम्मीद की एक किरण मिलती है, लेकिन पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा होता है, इसलिए सभी को किसी ऊंची जगह पहुंचना जरूरी हो जाता है। हर विमान में एक ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है, जो बचाव दल को विमान की सही लोकेशन भेजता है। ELT विमान के मलबे के बीच वाले हिस्से में लगा होता है, ये जानने के लिए कि हादसे के बाद वह अपने आप चालू हुआ या नहीं। किसी को तैरकर वहां तक जाना होगा। बेन खुद जाने का फैसला करता है। निकलने से पहले वह लाइफ राफ्ट पेनी और कोरा को दे देता है, लेकिन पेनी बताती है कि कोरा पहले एक प्रोफेशनल तैराक रह चुकी है। कोरा भी साथ चलने की जिद करती है, क्योंकि वह अपने माता पिता और भाई को ढूंढना चाहती है। पेनी उसे समझाती है कि यहीं रुको और अपने जूते बिल्कुल मत छोड़ना। इतना कहकर वह खुद पानी में छलांग लगा देती है और मलबे की ओर तैरने लगती है। तभी कोरा की नजर समुद्र में शार्क पर पड़ती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाकर पेनी को चेतावनी देती है, लेकिन पेनी इतनी दूर होती है कि उसकी आवाज सुन ही नहीं पाती। उसी वक्त बेन लाइफ राफ्ट को पानी में उतारता है और वह कोरा के साथ पेनी की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर विमान के पिछले हिस्से में फंसे लोग सिर्फ एक छोटे से एयर पॉकेट की वजह से जिंदा होते हैं। अगर उन्होंने निकास का दरवाजा खोल दिया तो पूरा हिस्सा पानी से भरकर डूब जाएगा और अंदर मौजूद सभी लोगों की जान चली जाएगी।
इसी बीच शार्क तेजी से पेनी के बेहद करीब पहुंचने लगती है। पेनी को दूर से कोरा की चीख तो सुनाई देती है, लेकिन वह उसकी बात समझ नहीं पाती। तभी अचानक एक शार्क उस पर हमला कर देती है। बेन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पेनी को नहीं बचा पाता। इसके बाद शार्क उनकी लाइफ राफ्ट की तरफ बढ़ती है। बेन तुरंत चप्पू उठाकर पूरी ताकत से उसका मुकाबला करता है और किसी तरह उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उधर विमान के बीच वाले हिस्से में सभी बचे हुए लोग एक कोने में इकट्ठा हो जाते हैं। एक तरफ ज्यादा वजन होने से मलबा आगे की ओर खिसक जाता है। इसी दौरान एक महिला का संतुलन बिगड़ता है और वह समुद्र में गिर जाती है। खुशकिस्मती से वह खुद को वापस ऊपर खींच लेती है। दूसरी ओर विमान के पिछले हिस्से में जोई मैट के घायल हाथ पर पट्टी बांध रही होती है, जबकि सभी मिलकर डरे हुए फिन को शांत करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सैम सबको समझाता है कि कुछ लोगों को पानी भरे हिस्से की ओर जाना होगा, क्योंकि विमान का यह हिस्सा कोरल रीफ पर टिका है और अगर वजन बराबर नहीं किया गया तो पूरा हिस्सा किसी भी वक्त पलट सकता है। हच और सैम के बीच एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। यहां तक कि हच का कोच भी मान लेता है कि सैम सही कह रहा है। जेसी मलबे का संतुलन बनाए रखने के लिए पानी वाले हिस्से में जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन हच जिद पर अड्डा रहता है और मदद करने से साफ इनकार कर देता है। उधर विमान का टूटा हुआ हिस्सा जिससे लिली चिपकी हुई है धीरे धीरे दूर बहने लगता है। घायल पैर के बावजूद वह फिर से पानी में उतरती है और बड़ी मुश्किल से तैरकर मलबे के बीच वाले हिस्से तक पहुंच जाती है। लिली को जिंदा देखकर सैम राहत की सांस लेता है और दोनों फिर मिल जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी अचानक एक शार्क कोच पर हमला कर देती है। जेसी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, लेकिन वह भी शार्क का शिकार बन जाता है। यह देखकर हच अपना आपा खो बैठता है। वह सारी घटना का जिम्मेदार सैम को ठहराकर उसे पीटने लगता है। तभी बेन वहां पहुंचकर दोनों को अलग कर देता है। दूसरी तरफ विमान के पिछले हिस्से में जोई कहती है कि शायद वह तैरकर बाहर निकल सके। मैट का हाथ टूटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वह खुद जाने की जिद करता है। बेकी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वह किसी की नहीं सुनता। एक ही हाथ के सहारे वह पानी में उतरता है और विमान के नीचे से तैरने लगता है। लंबी मशक्कत के बाद वह आखिर सतह पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह सांस लेने के लिए ऊपर आता है, मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी नजर दूर कोरा के पिता पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, एक शार्क हमला कर देती है और उन्हें पानी के नीचे खींच ले जाती है। यह देखकर मैट दहशत से चीख उठता है। उधर विमान के बीच वाले हिस्से में बेन सबको बताता है कि उनका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विमान में कुल 293 लोग सवार थे, लेकिन अब मुश्किल से 30 लोग ही बचे हैं। कुछ लाइफ राफ्ट अभी भी सुरक्षित हैं, जिससे उनके बचने की उम्मीद बनी हुई है। इसके बाद बेन ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर को ढूंढना शुरू करता है। वहीं कोरा अब भी अपने पिता को बेताबी से खोज रही होती है। आखिरकार बेन ELT चालू करने में सफल हो जाता है। उसी समय एक शार्क कोरा की तरफ बढ़ने लगती है। बेन तुरंत पहुंचकर सही वक्त पर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं होती। उनकी एक लाइफ राफ्ट मलबे से दूर बह जाती है और बीच वाले हिस्से में फिर से पानी भरने लगता है। इस अफरा तफरी में ELT डैन के हाथ से फिसलकर समुद्र में गिर जाता है। दूसरी ओर सैम एक सूटकेस के सहारे समुद्र में तैर रहा होता है और उसके पास हच बेहोश पड़ा होता है। जब बेन डैन से ELT मांगता है तो वह बताता है कि वह पानी में गिर गया। माफी मांगने की बजाय वह उल्टा बेन को ही दोष देने लगता है। तभी कोरा की नजर दूर तैर रहे सैम पर पड़ती है। बेन समझ जाता है कि उन्हें भी बचाना होगा, लेकिन अब चारों तरफ शार्क घूम रही होती हैं। डैन साफ इनकार कर देता है। वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। गुस्से में वह बेन को मुक्का मारते हुए पूरे हादसे का जिम्मेदार उसी को ठहराता है। जवाब में बेन भी उसे जोरदार मुक्का मार देता है। कुछ देर बाद दोनों सैम और हच तक पहुंच जाते हैं। शार्क उनके बेहद करीब आ चुकी होती हैं, लेकिन बेन सही समय पर दोनों को बचाकर वापस ले आता है। उधर विमान के पिछले हिस्से में अब और इंतजार करना नामुमकिन हो जाता है। बेकी बाहर जाने से इनकार कर देती है और जोई से कहती है कि वह फिन को लेकर निकल जाए। जोई वादा करती है कि वह उसे लेने वापस आएगी। फिर वह फिन को साथ लेकर मलबे से बाहर निकलती है। रास्ते में उन्हें मैट की लाश दिखाई देती है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तभी पास में एक बंद लाइफ राफ्ट बहती हुई दिखाई देती है। दूसरी ओर बीच वाले हिस्से में लिली की नजर ऊपर उड़ते एक विमान पर पड़ती है। सभी लोग पूरी ताकत से हाथ हिलाकर और चिल्लाकर मदद मांगते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन वह विमान उन्हें देखे बिना आगे निकल जाता है। इसी बीच जोई लाइफ राफ्ट में हवा भर देती है।
वह फिन को उसमें बैठाने ही वाली होती है कि अचानक एक शार्क उनकी तरफ झपट पड़ती है। खुशनसीबी से शार्क उन पर हमला करने से पहले आपस में ही लड़ने लगती है। यही मौका देखकर जोई और फिन वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जोई के पैर से लगातार खून बह रहा होता है। कुछ ही सेकंड बाद वह बेहोश हो जाती है। अब फिन पूरी तरह अकेला रह जाता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि लाइफ राफ्ट नीचे से हिल रही है। झांक कर देखने पर उसे एक शार्क राफ्ट के नीचे टक्कर मारती दिखाई देती है। इस झटके से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह राफ्ट के किनारे लटक जाता है। दूसरी तरफ विमान के उल्टे पड़े हिस्से में पानी बेकी की गर्दन तक पहुंच चुका होता है। अपनी आखिरी घड़ियों में उसे अपनी नातिन की याद आती है और वह दुआ करती है कि उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। तभी आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो बचे हुए लोगों की तलाश कर रहा होता है। उसी समय पास मौजूद एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज को भी हादसे की सूचना दी जाती है और उसे तुरंत बचाव अभियान में शामिल होने का आदेश मिलता है। इसी बीच एक लाइफ राफ्ट पर बैठा हंच देखता है कि सैम लगातार। वह मुस्कुराकर कहता है, आखिर उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देते? सैम सिर हिलाकर कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी टीम के नियम खिलाड़ियों को आपस में रिश्ता रखने की इजाजत नहीं देते। हच हंसते हुए कहता है, ऐसे नियमों की परवाह कौन करता है? उधर कोरा को अब एहसास होने लगता है कि शायद उसका परिवार जिंदा नहीं बचा। उसे अपने पिता की बात याद आती है जिन्होंने उससे फिन का ख्याल रखने को कहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। आखिर फिन सिर्फ 7 साल का बच्चा है। कोरा को टूटा हुआ देखकर बेन उसे दिलासा देता है। वह बताता है कि उसका बेटा भी 7 साल का है। फिर वह अपने बेटे की पुरानी तस्वीर निकालकर कोरा को दिखाता है। तभी दूर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी ओर आता दिखाई देता है। कई घंटों बाद पहली बार सभी के चेहरों पर उम्मीद लौट आती है। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू स्विमर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन बेन जोर जोर से चिल्लाता है, नीचे मत आओ। अफसोस, हेलीकॉप्टर का दल उसकी चेतावनी सुन नहीं पाता और जैसे ही वह स्विमर पानी में उतरता है, एक शार्क उस पर हमला कर देती है। रेस्क्यू लाइन अब भी हेलीकॉप्टर से जुड़ी होती है। जैसे ही शार्क हमला करती है, हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ ही सेकंड में वह बेकाबू होकर घूमने लगता है और सीधे समुद्र में जा गिरता है। इस भयानक टक्कर से उठी विशाल लहर बचे हुए लोगों की लाइफ राफ्ट को भी पलट देती है। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरह दोबारा राफ्ट पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। इस अफरा तफरी में डैन अपनी जान बचाने के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट को धक्का दे देता है। वह सीधे समुद्र में गिर जाती है और देखते ही देखते शार्क उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तभी एक चीनी मछली पकड़ने वाला जहाज आखिरकार हादसे वाली जगह पहुंच जाता है, लेकिन कोरल रीफ और उथले पानी की वजह से वह उनके पास नहीं आ सकता। अब बचने का एक ही रास्ता होता है, किसी तरह खुद उस जहाज तक पहुंचना। मुसीबत यह होती है कि उनकी लाइफ राफ्ट में कोई चप्पू नहीं होता। तभी बेन को एहसास होता है कि कोरा उनके साथ नहीं है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर वह उसे दूर मलबे के एक टूटे हुए हिस्से पर अकेली खड़ी देखता है। एक पल भी गंवाए बिना बेन पानी में छलांग लगा देता है और कोरा की ओर तैरने लगता है, लेकिन एक शार्क उसका पीछा कर रही होती है। किसी तरह वह कोरा तक पहुंच जाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा, मगर कोरा मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपने पापा के साथ यहीं रहना चाहती है। बेन उसे प्यार से समझाता है कि वे बस एक सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं। फिर वह कोरा को अपने साथ मजबूती से बांध लेता है और दोनों तैरना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ शार्क होने की वजह से हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। यह देखकर चीनी मछुआरे बड़ा फैसला लेते हैं। वे अपनी पकड़ी हुई सारी मछलियां समुद्र में फेंक देते हैं। शार्क तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। फिर भी कुछ शार्क बेन और कोरा का पीछा नहीं छोड़ती। तभी बेन फ्लेयर गन निकालकर एक शार्क की तरफ फायर करता है। तेज रोशनी से घबराकर शार्क पीछे हट जाती है और बाकी भी मछलियों की तरफ मुड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन और कोरा सुरक्षित आगे बढ़ जाते हैं। उधर डैन को पानी में सिगरेट का एक पैकेट तैरता दिखाई देता है। वह उसे उठाकर आराम से राफ्ट पर बैठता है और सिगरेट जला लेता है, लेकिन डैन की राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे समुद्र में खींच ले जाती है। सच कहें तो उसकी मौत का किसी को खास अफसोस नहीं होता। आखिरकार बाकी सभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। बाद में सैम लिली से कहता है कि उसने उसका खत कभी नहीं पढ़ा और शायद अब वह समुद्र की गहराइयों में खो चुका होगा। लिली मुस्कुराकर कहती है कि उसे पहले से पता था कि सैम ने खत पढ़ लिया था, लेकिन टीम के नियमों की वजह से वह अपने जज्बात छिपा रहा था। यह सुनकर सैम प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। थोड़ी देर बाद बेन कोरा के पास आता है। तभी सभी के फोन में नेटवर्क वापस आ जाता है। कोरा तुरंत बेन का फोन लेकर फिन के जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन देखती है। रेस्क्यू टीम उसी दिशा में पहुंचती है और जल्द ही उन्हें एक लाइफ राफ्ट दिखाई देती है।
उसमें जोई बेहोश पड़ी होती है। होश में आते ही वह अपने पास लेटे बच्चे की तरफ इशारा करती है। वह फिन होता है। उसे जिंदा देखकर कोरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई बहन गले मिलते हैं और कोरा उससे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। आखिर में पता चलता है कि बेन का बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। बेन अपनी पत्नी और बेटे को फोन करके भावुक आवाज में कहता है, मैं घर वापस आ रहा हूं। यहीं इस कहानी का भावुक अंत हो जाता है। अगर आपको यह मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।